शाफिया: लेकिन अम्मी, तलाक हम दोनों का आपसी मामला है, और जब हमें वापस साथ रहने में कोई कष्ट नहीं है तो फिर धर्म का इससे क्या लेना देना। अम्मी: बेटी, आमिर ने भी यही कहा था। मेरी बात तो उसने ठीक से सुनी भी नहीं, लेकिन जब मौलवी जी ने समझाया तो फिर मना गया, और इस बुढ़ापे में तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला को मुँह ना दिखा सकूं। तुम लोग खुद समझदार हो, जो अच्छा लगे वह करो, लेकिन मेरे रहते इस घर में ऐसा कुछ नहीं मैं नहीं होने दूंगी जो अल्लाह के हुक्म से अलग हो। फिर हार कर बोली, अम्मी, लेकिन मेरा क्या? मैं किसी गैर मर्द से निकाह करके उसकी बीवी बन जाऊं, और फिर एक रात के लिए, ये सही है क्या? अम्मी: बेटी, ये सब सोच की बातें हैं। जब एक बार तुम्हारा तलाक हो गया तो तुम्हें किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होगा। यहाँ भी तो तुम वही कर रही हो। फ़र्ज़ करो वहाँ भी किसी कारण से तुम्हारा तलाक हो गया तो तुम किसी तीसरे मर्द से निकाह करोगी। फिर तुम्हारे जीवन में 3 मर्द आएंगे। यहाँ तो बस एक ही मर्द आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वह भी नाम के वास्ते। उसके बाद तुम आराम से आमिर के साथ रह सकती हो। मेरा निकाह किसी और लड़के से होगा, फिर वह किस स्वभाव का होगा यह भी नहीं पता। आमिर जब से सऊदी से लौटा है उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वह अब दोबारा आमिर को नहीं खोना चाहती है। आमिर उसे सच्चा प्यार करता है, नहीं तो वह दूसरी शादी कर लेता। सऊदी में कमाता है, उसे भला लड़की की क्या कमी होगी। फिर भी वह उसे मनाने आया। जब मैं जहर का हर घूंट पी लूँगी, लेकिन आमिर को वापस पाकर रहूँगी। रात में ये सब बातें सोचते सोचते कब उसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह आमिर शाफिया और अम्मी के साथ सीधे मस्जिद पहुंच गया। कल शाम में ही उसने मौलवी जी से सारी बातें कर ली थी। पहली बार शाफिया ने मौलवी जी को देखा और मौलवी जी ने शाफिया को। मौलवी जी 55 साल की उम्र में भी काफ़ी फुर्तीले दिखते थे। छोटा कद, सांवला रंग, सिर पर टोपी, लंबी खिचड़ी दाढ़ी, सफासट मूछें, लंबा कुर्ता और छोटा पजामा पहने टिपिकल मौलवी ही लग रहे थे। शाफिया ने एक निगाह उनको देखा, फिर नज़र दूसरी ओर मोड़ लिया। मौलवी जी ने भी तिरछी नज़रों से शाफिया को देखा, लेकिन चेहरा बुरखे से ढका होने के कारण कुछ ज़्यादा अनुमान ना ही लगा सके। निकाह से पहले आमिर से बोल पड़े, पैसे निकाह के पहले ही देने होंगे। हाँ हाँ मौलवी साहब, पैसे मैं लेकर आया हूँ, आप निकाह की रस्म आगे बढ़ाइए। पैसे मिलते ही मौलवी जी ने फटाफट निकाह की रस्म पूरी की। निकाह के गवाह बने आमिर और उसकी अम्मी। निकाह ख़त्म होते ही मौलवी साहब आमिर की ओर मुखातिब होकर बोले, अब काम हो गया आपका। कल सवेरे सवेरे मैं तलाक दे दूँगा, और फिर आप दोनों का 3 महीनों बाद यही निकाह करवा दूँगा। आप लोग जा सकते हैं। दोनों के जाते ही मौलवी साहब इशारों से शाफिया को मस्जिद के अंदर बने एक कमरे में ले गए। ये कमरा मौलवी साहब के लिए ही बना था। मौलवी साहब दूर के गांव से थे और सप्ताह में एक बार अपने घर को जाते थे। यही उनका पेशा था। इसी मस्जिद की आमदनी से उनका घर चलता था। कमरे में जाते ही मौलवी साहब प्यार से बोले, आप अपना बुर्का उतार कर आराम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। पास के ही होटल से मौलवी साहब खाना लेकर आ गए। आकर जैसे ही अपने कमरे में आए, उन्होंने पहली बार शाफिया को देखा। मौलवी साहब के लिए ये निकाह कोई पहली बार का किस्सा नहीं था। पहले भी 2 मौक़ों पर उसे तलाकशुदा महिलाओं से शादी करनी पड़ी थी। आप खाना खा लो और आराम करो, मैं बाहर से होकर आता हूँ। दोनों ने उसी कमरे में बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मौलवी साहब किसी काम के बहाने बाहर चले गए। उन्हें लगा कि उनकी वजह से शाफिया ठीक से आराम नहीं कर पाएगी। जाते हुए उन्होंने कमरे का आगे का गेट लगा दिया और शाफिया से कहा कि वह पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। उनके जाते ही शाफिया ने चैन की सांस ली और दरवाजे की चटकनी लगाकर सो गई। इधर मौलवी साहब के तो क्या कहने, दिन बिल्लियों उछल रहा था। 1 लाख रुपए की कमाई।
एक ही झटके में उनकी तो मानो लॉटरी निकाल आई थी। सबसे पहले वे बैंक जाकर पैसे अपने अकाउंट में जमा कर देना चाहते थे। जाते जाते गांव वालों को कह गए कि आज मार्केट में थोड़ा ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए लौटते लौटते शाम हो जाएगी। हो सकता है कि रात भी हो जाए। उन्हें शक था कि नमाज के वक्त लोग बेवजह उनका इंतज़ार करेंगे, या हो सकता है उनके कमरे की तरफ भी उन्हें खोजने चले जाएं। वह नहीं चाहते थे कि बेवजह शाफिया को उधर उनके कमरे में देखें। तभी उसे शाफिया का ख्याल आया। उनके जाने से बेवजह शाफिया को परेशानी होती। आखिर एक ही कमरा है, उसमें वह रहेगा तो शाफिया को आराम करने में व्यवधान होगा। शाफिया की नींद खुली तो पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। शाम हो गई थी लेकिन मौलवी साहब अभी तक वापस नहीं आए थे। वह बाहर निकलकर बस खड़ी हुई थी कि कुछ लोगों ने आवाज़ सुनाई दी। शायद नमाजी मस्जिद में आने लगे थे। तुरंत वह पिछले दरवाजे से अंदर आ गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर हलचल के बाद जब शांति हुई तो अंधेरा हो चुका था। तभी उसके फ़ोन पर आमिर का कॉल आया। आमिर, कैसी हो शफ़ू? शाफिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आमिर, बस कल का इंतज़ार कर रहा हूँ। शाफिया, मैं भी। आमिर, और अभी क्या कर रही हो? शाफिया, कुछ नहीं, बस सो रही थी, अभी जगी हूँ। आमिर, ठीक है शफ़ू, अपना ख्याल रखना, बाय। शाफिया, बाय। फ़ोन रखते ही वह बाथरूम में घुस गई। थोड़ी ही देर में उसने दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर उसने सुना तो लगा कि मौलवी साहब वापस आ गए हैं। वहीं से उसने आवाज़ लगाई, आप अंदर आ जाइए, मैं बाथरूम में हूँ। जब उसने गेट पर ताला खुलने के बाद गेट खुलने की आवाज़ सुनी तो बाथरूम बंद कर लिया। नहाकर जब वह बाहर निकली तो देखा कि मौलवी साहब रात का खाना लेकर ही आए हैं। निकलते ही मौलवी साहब बोल पड़े कि मैं भी नहा लेता हूँ, फिर खाना खा लेंगे, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। शाफिया ने सहमति में केवल अपना सिर हिला दिया। रात का खाना खाने के बाद मौलवी साहब बाहर निकल गए। उन्हें शायद रात का खाना खाने के बाद घूमने की आदत थी। शाफिया भी पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई। रात को सोते समय मौलवी साहब बोले, शाफिया, ये बिस्तर बहुत छोटा है, इसमें 2 आदमी नहीं सो सकते, इसलिए इस बेड को हटाकर अपना बिस्तर नीचे ही लगा लेते हैं। शाफिया, कोई बात नहीं, आप बेड पर सो जाइए और मैं नीचे सो जाऊंगी। मौलवी, ऐसे कैसे हो सकता है? आज तो हमने निकाह किया है, हम दोनों को आज एक साथ ही सोना होगा, तभी कल तलाक मुकम्मल होगा। मैंने आमिर को भी सारी बातें बता दी थी। शाफिया को पहली बार मौलवी साहब की बात अजीब सी लगी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। रात को मौलवी साहब बोले, शाफिया, एक बार इधर तो देखो। देखो, आज हम दोनों के बीच शौहर और बीवी का रिश्ता है, तुम घबराओ मत। आज के लिए मुझे आमिर जैसा ही समझो। शाफिया को इस वक्त मौलवी साहब के ज़ुबान से आमिर का नाम अच्छा नहीं लगा। 55-56 साल के बुज़ुर्ग मौलवी साहब और 26 वर्ष की जवान शाफिया का कोई मेल नहीं था। वह कैसे उस बूढ़े मौलवी को आमिर जैसा समझे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होते ना देख मौलवी जी ने सीधा उसके ऊपर हाथ डाला और अपनी ओर घुमा लिया। शाफिया ने कोई प्रतिरोध तो नहीं किया, लेकिन उस अंधेरे में भी जब उसे यह एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं वही बूढ़ा टेढ़ा सा मौलवी है तो उसे उबकाई सी आने लगी। लेकिन दिन भर से सपनों के सागर में गोते लगाता मौलवी अब भला कहाँ रुकने वाला था। फिर वह कोई गलत काम भी तो नहीं कर रहा था। दीन धर्म के हिसाब से अपनी व्याहिता बीवी के साथ था। इस रात को वह अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात बना लेना चाहता था। शाफिया को ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा को कुचला जा रहा है। वह चुपचाप मुर्दे सी बिस्तर पर पड़ी रही। मौलवी जी के लिए रात पूरी तेज़ी से ख़त्म हो रही थी और शाफिया को ऐसा लग रहा था जैसे इस रात की कोई सुबह ही नहीं है। रात में जब भी शाफिया की नींद खुली
उसे मौलवी साहब का हाथ अपने जिस्म पर रेंगता हुआ मिला। वह शायद इसके पूरे शरीर को एक रात की भेंट मानकर ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ लेना चाहता था। सुबह जब शाफिया की नींद खुली तो मौलवी साहब कमरे में नहीं थे। उसने उस और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से बाहर निकली तो करीब 8 बज चुके थे, लेकिन मौलवी साहब का कहीं पता नहीं था। सोचा नहीं बाहर बैठे हो, बाहर निकलकर देखते ही, लेकिन ये क्या, कल की तरह फिर से मेन गेट बाहर से बंद था। फिर पीछे के दरवाजे पर नज़र पड़ी तो उधर से चटकनी खोलकर बाहर निकली, लेकिन बाहर ही कहीं भी वह दिखाई नहीं दिए। शाफिया फिर अंदर आ गई। मन में ये भी खटक रहा था कि बाहर कहीं कोई देख ना ले। अंदर आते ही उसने आमिर को फ़ोन लगाया। उधर से आमिर की आवाज़ सुनते ही वह फपक कर रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे रात का पूरा गुब्बार बाहर आ रहा हो। रोते रोते उसने बताया कि मौलवी साहब सुबह से नहीं दिख रहे हैं। मेन गेट पर ताला लगाकर गए हैं, बस पिछला दरवाज़ा खुला है। कल भी जब बाहर गए थे तो इसी तरह गेट से बाहर से लॉक करके गए थे। आमिर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं आकर देखता हूँ। थोड़ी ही देर में आमिर आ गया। जब उसने आकर बताया कि उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, तब दोनों की चिंता बढ़ी। देर होते ही जा रही थी। बाहर से नमाजियों की आवाज़ भी आ रही थी। लोग मौलवी जी को खोजने उनके कमरे में तक आ रहे थे, लेकिन ताला देखकर लौट जा रहे थे। आमिर और शाफिया चुपचाप उस कमरे में बैठे हुए थे। जब बाहर की आवाज़ थोड़ी कम हुई तो बाहर आमिर थोड़ी धीरे से गेट खोलकर बाहर निकला। लोग शायद मस्जिद से जा चुके थे। उसने साफिया से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ और इधर बाजार से मौलवी साहब के भी थोड़ा पता करूँगा। इन दोनों के पास कोई चारा भी नहीं था। आमिर जब बाजार से लौटा तो 12 बज गए थे। आते ही उसने शाफिया से कहा कि मौलवी साहब का फ़ोन आया था। वह बोल रहे थे कि उनके चंचा की इंतकाल हो गया है, इसलिए वे गांव गए हैं। सवेरे सवेरे खबर मिली, इसलिए वह बिना किसी के बताए चले गए। वे बोले कि शाम तक लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। शाफिया, लेकिन अगर वह शाम तक नहीं लौटे तो? आमिर, अरे चिंता मत करो, मैंने कहा कि वे ज़रूर शाम तक ज़रूर वापस आए। शाफिया, नहीं, अगर किसी कारण से नहीं लौटे तो? आमिर, आ जाएंगे, मैं फिर थोड़ी देर में फ़ोन करके पूछ लूँगा। शाफिया चुप हो गई। वह आमिर को और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि मौलवी साहब शाम तक वापस नहीं आएंगे। उसके और आमिर के बीच अब करने लायक ऐसी कोई बात बची ही नहीं थी। कल तक तो जो बात हुई थी उसकी और आज के बीच में बस कल की रात अलग अलग बीती थी और उस बारे में बात करने लायक कोई चीज़ ही नहीं थी। बैठे बैठे शाम के 5 बज गए, लेकिन ना तो मौलवी साहब आए और ना ही उनका फ़ोन आया। इस बीच 2 बार आमिर की अम्मी का फ़ोन आ चुका था। रात करीब 8 बजे आमिर शाफिया का खाना लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया कि तभी मौलवी साहब का फ़ोन आया। बोले, मुझे रात में आने में देर हो जाएगी, इसलिए अब तलाक वाला काम कल ही हो पाएगा, तुम चिंता नहीं करो। कल सवेरे सवेरे हम सारा काम निपटा लेंगे। आज मैं बुरी तरह से फंस गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं लाचार हूँ। बस एक दिन का किसी तरह सब्र कर लो। शाफिया ने जब ये सब सुना तो बिफर पड़ी। बोली, झूठ बोल रहा है वो। लेकिन सिवाय झल्लाने के और मौलवी जी को कोसने के उन दोनों के पास और कोई उपाय क्या था। खाने के बाद आमिर अपनी अम्मी के पास चला गया और शाफिया उसी कमरे में लेट गई। शाफिया की आंखों में से नींद कोसों दूर थी। अपनी हालत उसे जाल में फंसी उस चिड़िया जैसी लग रही थी, जो कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, ना तो पास आते व्याधे को रोक सकती है और ना ही जाल का बंधन तोड़कर उड़ सकती है। उसका जी करता था कि जोर जोर से रोए, लेकिन उसका दर्द समझने वाला कौन था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसकी तंद्रा भंग हुई। विचारों का प्रवाह टूटा। देखा तो मौलवी साहब दिख रहे थे। पता नहीं क्यों अंधेरे में भी उसको मौलवी साहब की आंखों में एक शैतानी चमक दिखी।
दुनिया में शायद हम अपनी ही सोच का प्रतिबिंब देखते हैं। मौलवी साहब ने लाइट जलाया और शाफिया से देर होने के लिए माफ़ी मांगी। शाफिया ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मौलवी साहब के उनके जवाब का इंतज़ार किया। फ़ौरन बाथरूम में घुसे और जल्दी ही नहाकर बाहर निकल आए। थोड़ी देर में ही लाइट बंद करके वह भी शाफिया के बगल में लेट गए। ना तो शाफिया ने कुछ पूछा और ना ही मौलवी साहब ने कुछ बताया। मौलवी साहब शांत थे, लेकिन केवल ज़ुबान से। उनके हाथ धीरे धीरे शाफिया के बदन पर घूम रहे थे। शाफिया ने जब से सुना कि मौलवी जी रात में देर से आएंगे, तभी से उसको इस स्थिति का आभास हो चुका था। वह शांत ही रही, लेकिन मौलवी साहब ने आज ज़्यादा आक्रामक लग रहे थे। शाफिया ने उसे अपनी नियति मान ली थी और मौलवी साहब के लिए तो मानो ये ज़िंदगी की आखिरी रात थी। भरपूर जी लेना चाहते थे वो। आज नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी। शाफिया आज सोना नहीं चाहती थी कि कहीं फिर सवेरे मौलवी जी गायब ना हो जाएं, और मौलवी जी आज रात सोकर इस सुनहरे पल को गंवाना नहीं चाहते थे। शाफिया जैसी सुंदर युवती अब भला दोबारा उसे ज़िंदगी में तो नसीब होगी नहीं। रात बीतती गई। मौलवी जी साहब जागते रहे। आदमी पाप से डरता है, समाज से डरता है, लेकिन अगर कोई डर से ना हो तो आदमी के अंदर का राक्षस उसे शैतान से बदतर बना देता है। शाफिया पर क्या गुजर रही है, इसकी जिम्मेदारी मौलवी साहब की नहीं थी। फिर वह इस व्यर्थ ऐसी बातों में क्यों पड़ना, क्यों कर मन को चिंतित भी मलिन करता। वह हर पल नए अनुसंधान करता रहता, जब तक कि सुबह नहीं हो गई। मुर्गे की बांग से जब सुबह का एहसास हुआ तो मौलवी साहब की तंद्रा टूटी। बस आखिरी बार अब वह इस अनमोल उपहार को भरकर देख लेना चाहता था, जी भरकर भोग लेना चाहता था। शाफिया तो करीब करीब बेसुध ही थी, बस किसी तरह वह नींद के आगोश में आने से बच रही थी। सुबह हुई, आमिर आए। मौलवी साहब तैयार ही बैठे थे। उनका शाफिया से तलाक हुआ, अब शाफिया उसकी हुई। बस केवल 3 महीने का इंतज़ार बीच में था। आमिर बहुत खुश था, लेकिन शाफिया किसी चट्टान की भांति शांत और स्थिर थी। कोई हलचल नहीं, कोई भाव नहीं। दोनों ने मौलवी साहब से विदा ली। मस्जिद से बाहर आते ही आमिर बोला, शफू, अब चेहरे पर पर्दा गिरा लो। शाफिया ने आगने नज़रों से उसे घूरा। पर्दा? अब कैसा पर्दा, और किससे? आमिर उसकी आंखों को देखकर सहम सा गया। फिर धीरे से बोला, अब गांव से गुजरेंगे, पर्दा कर लो प्लीज़। शाफिया बोली, कुछ नहीं। बस उसने चेहरे पर पर्दा गिरा लिया। जब वह गांव से गुजर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो गांव वालों की नज़रें एक्सरे की भांति पर्दे से ढके उस शरीर को छेद रही हो, और उससे शरीर का एक एक अंग उनके सक्षम नुमाया हो रही हो। दोनों ने घर पहुंचते ही अम्मी ने चैन की सांस ली। बोली, बेटा, अब बस 3 महीनों का इंतज़ार और करो, फिर शाफिया तुम्हारी। लेकिन ये 3 महीने तुम उससे पूरी तरह दूर रहना। ठीक है अम्मी, अब कुछ खाने को दे दो। सवेरे ही निकला हुआ हूँ, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। और हाँ अम्मी, मैं सोच रहा था कि आसपास के ही शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। इस बहाने मैं शाफिया से दूर भी रहूँगा और कुछ आमदनी भी होती रहेगी। आमिर ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी, और हुआ भी ऐसा ही। वहीं मेरठ में एक छोटी सी कंपनी में फिर से नौकरी करने लगा। दिन बीत रहे थे, बस ये इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी हो रही थी। आमिर दिन भर तो काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को बिल्कुल अकेला महसूस करता। उधर शाफिया भी दिन भर घर के काम में लगी रहती, किंतु रात को जब अकेले में होती तो उसे भी आमिर की बहुत याद आती। कभी कभी यादों के इस मधुर पल में मौलवी साहब का शैतानी चेहरा कड़वाहट घोल देता। वह उन 2 रातों को ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी, लेकिन वह रातों तो मानो जोंक की तरह उसकी आत्मा से लिपटकर निरंतर उसका लहू चूसती रहती थी। उसे लगता था कि धीरे धीरे ही सही वह इन चीज़ों को भूल जाएगी। इधर उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। अम्मी बोलती थी, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, इतनी चिंता तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सब कुछ भूलकर आगे का जीवन देखो। शाफिया उनकी बात सुनती, लेकिन उसका मन वश नहीं चलता।
घटना को बहुत बीत गए, करीब 1.5 महीने हो चुका था। एक तरफ शाफिया को लगता कि चलो आधा समय तो बीता, लेकिन बाकी आधा उसे पहाड़ जैसा दिखता था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। खाने की कुछ इच्छा नहीं होती थी। शरीर दिनों दिन कमज़ोर हो रहा था। एक दिन ऊब कर अम्मी से बोली, अब मुझे डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि इद्दत के समय कहीं बाहर ना जाने दूँ, लेकिन अब बिना डॉक्टर को दिखाए काम नहीं चलेगा। मुझे पता है दिन भर के घर के कामों में बैठे बैठे तुम उल जलूल सोचती रहती हो। एक बार डॉक्टर साहब समझाएंगे, दवाइयाँ देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी। इस बहाने बाहर निकलोगी तो मन भी बदल जाएगा। और फिर एक दिन दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहिबा ने कुछ टेस्ट लिखे और दोपहर में आने को कहा। दोपहर में जब दोनों पहुँचे तो डॉक्टर साहिबा प्यार से बोली कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारे टेस्ट अच्छे आए हैं। बस आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि ये आपकी बहू माँ बनने वाली है। या अल्लाह, अम्मी के मुंह से बस इतना ही निकला। शाफिया तो वहीं कुर्सी पर ही शिशिल पड़ी थी। दोनों की जुबान जैसे सर्द होकर जम गई। डॉक्टर साहिबा मुस्कुराई, बोली, क्यों आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? शाफिया तो बिल्कुल निढाल पड़ी थी, लेकिन अम्मी धीरे से बोल पड़ी, नहीं नहीं मैडम, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर के ढेर सारी हिदायतें दी, कुछ दवाइयाँ लिखी, लेकिन दोनों सास बहू अब शायद कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थी। वहाँ से निकलकर दोनों सीधे घर आ गईं। दोनों अपने अपने बिस्तर पर धम से गिर पड़ी। या खुदा, आपको मैंने पोता मांगा था, लेकिन इस तरह नहीं। जिस बच्चे में हमारा वंश की खून ही नहीं, उसे मैं अपना पोता भला कैसे मानूं? शाफिया ने एक दिन कहा था कि आपको कैसे पता कि मेरे अंदर है कमी? हो सकता है आमिर में भी कमी हो। अम्मी जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। इधर शाफिया का हाल तो और बुरा था। उसकी तो मानो सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। लगता था जैसे दिमाग की नसें जम चुकी हैं। दिमाग में कभी आमिर आता, कभी बच्चा, तो कभी मौलवी। आगे का भविष्य बिल्कुल बियावान जंगल की भांति उलझा उलझा दिखता। जब आमिर सुनेगा तब क्या होगा? क्या वह मुझे अब भी स्वीकार करेगा? क्या वह बच्चे को स्वीकार करेगा? क्या अम्मी बच्चे को अपना पोता मानेंगी? आमिर के पुरुषत्व को चोट तो लगे नहीं लगेगी? सवाल सैकड़ों थे और जवाब किसी का नहीं था। दिमाग सुन्न हुआ जाता था। कभी लगता था कि आमिर अच्छा लड़का है, वह दोनों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन क्या ये सही होगा? उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि आमिर ने उसे और उसके बच्चे को अपनाकर उस पर एहसान किया है। कभी सोचती कि अगर आमिर ने मना कर दिया तो फिर वह क्या करेगी? वह गर्भपात की सोचती, लेकिन संस्कार उसकी इजाज़त नहीं देती। ये तो ऐसे ही आराम है, कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। फिर तो दो ही रास्ते बचते हैं। एक ये कि आमिर उसे बच्चे सहित स्वीकार कर ले, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी उसे ऐसे आमिर के साथ जीना पड़ेगा जिसने एक साथ विष के 2-2 घूंट पिए हों। पहला दूसरे का बच्चा और दूसरा पुरुषत्व वाले अहम का आघात। आमिर के स्वीकार करने वाली बात को उसे हिलाकर रख देती, और दोनों ही स्थिति में आने वाली संतान उस काली रात को पूरी ज़िंदगी भूलने नहीं देगी। उसे पूरा जीवन ही अंधकार में दिखने लगेगा। शाफिया अकेली थी और उसकी सोच उसकी पकड़ से दूर हो चुकी थी। निराश, दुख व जिल्लत से भरी हुई जिंदगी भविष्य में उसका व उसके बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। और फिर जब उसकी अपनी सोच उस अंधकार में भविष्य की घुप काली रात में गुम हो गई, तो एक ही रास्ता नज़र आया, खुद को ख़त्म करने का। उसके दिमाग में एक बार और जोर लगाया, लेकिन वह उस निराशा भरे बादल की ओट से निकलने में नाकामयाब रही। वह चुपचाप उठी और उस राह पर चल पड़ी जहाँ से उसका लौटना नामुमकिन था। शाम में जब अम्मी ने काफ़ी देर तक शाफिया की आवाज़ नहीं सुनी, तो उसका दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। उसका मन आशंकित हो गया। आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा विभत्स था। शाफिया का शरीर पंखे से झूल रहा था। अम्मी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने संभाला और बाहर खाट पर लिटा दिया। देर रात आमिर भी घर पहुंचा। कहाँ तो वह 3 महीने ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और कहाँ ये खबर उसके मन को मानो दुनिया ही लूट गई।
आंगन में शाफिया का शरीर पड़ा था। अम्मी बैठ सुबक रही थी। कौन किसको ढाउड़ बनाता। पड़ोसी अपने अपने घर चले गए थे। अब अगले दिन शाफिया के अंतिम क्रिया की जाने थी। अम्मी ने रोक रोक कर पूरा घटनात्मक आमिर को बताया। आमिर को जब बच्चे का पता चला तो पल भर को वह हक्का बक्का हो गया। उसे लगा कि इस सारी फसाद की जड़ वह स्वयं है, वही है शाफिया का हत्यारा। उसी की जिद और नासमझी ने शाफिया की जान ली है और अब जब शाफिया चली गई तो फिर इस आत्मगाली के साथ वह नहीं जी सकता। शाफिया की मौत के गुनहगार को जीने का कोई अधिकार नहीं है। वह उसी कमरे में घुसा और उसी पंखे से खुद लटक गया। अम्मी को रात भर तो कुछ आभास नहीं हुआ, लेकिन जब सवेरे उठकर कमरे में गई तो आमिर को देखा। आमिर का शरीर बेजान हो चुका था। वह चिल्लाती हुई बाहर निकली। आसपास के लोग आवाज़ सुनकर बाहर निकले। देखा कि आमिर की अम्मी चिल्लाती हुई घर से बाहर दौड़ रही हैं। लोग आए, लेकिन अम्मी तो मानो कुछ सुन व देख पाने की स्थिति में ही नहीं थी। लोग उसके पीछे भागे। वह आगे आगे और पड़ोसी पीछे पीछे, और फिर एक छपाक की आवाज़ के साथ वह कुएं में कूद गई। लोगों ने जब तक उनको निकालने की तैयारी की, तब तक वह इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। एक ही घर में एक ही दिन 3 जनाजे निकले। तीनों एक ही दिन काल के गाल में समा गए।